आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर नंबर 3 के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है उपभोक्ता संतुलन। और उपभोक्ता संतुलन क्या है, इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, इन सब के बारे में हमने चर्चा पिछले की क्लास में कर लिया है। इसका संपूर्ण व्याख्यान हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो इसका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को जान ले। आज का पहला प्रश्न, उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा, उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तु और सेवा का प्रयोग करता है और इसकी उपयोगिता को नष्ट कर देता है। मतलब विभिन्न प्रकार के वस्तु और सेवा का प्रयोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। और उपभोक्ता वस्तु का प्रयोग करता है और वस्तु की उपयोगिता को नष्ट कर देता है। दूसरा प्रश्न है, उपभोक्ता के व्यवहार से आप क्या समझते हैं? दूसरा प्रश्न है, उपभोक्ता के व्यवहार से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, उपभोक्ता के व्यवहार से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें उपभोक्ता यह चुनाव करता है कि वह अपने सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं और सेवा पर अपने सीमित आय को विभिन्न वस्तु और सेवा पर किस प्रकार खर्च करे कि उसे अधिकतम संतोष प्राप्त हो सके। अपने सीमित आय को विभिन्न प्रकार के वस्तु और सेवा पर कैसे खर्च करें कि उसे अधिकतम संतोष प्राप्त हो सके, इसे ही हम उपभोक्ता का व्यवहार कहते हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संतुलन क्या है, अथवा उपभोक्ता संतुलन से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, उपभोक्ता संतुलन से हमारा तात्पर्य उस अवस्था से है। उपभोक्ता संतुलन से हमारा तात्पर्य उस अवस्था से है जिसमें एक उपभोक्ता अपने चयन को, अपने चुनाव को सबसे अच्छा मानता है। मतलब जब उपभोक्ता यह समझ ले कि हमने जो खरीदा है, मेरा जो सामान है वो सबसे बढ़िया है, तो जब आप संतुष्टि को प्राप्त कर लिए तब संतुलन में हो गए। अथवा इसको दूसरे तरीका से भी कह सकते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं पर, मतलब एक उपभोक्ता अपने सीमित आय को वस्तुओं और सेवाओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि खर्च की गई मुद्रा की प्रत्येक इकाई से उसे अधिकतम संतोष की प्राप्ति हो सके, उपभोक्ता संतुलन कहलाता है। अगला प्रश्न है, उपयोगिता क्या है? उपयोगिता क्या है, इसका सबसे आसान परिभाषा है कि जब हम किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं, तो उससे हमें कुछ न कुछ लाभ की प्राप्ति होती है, कुछ न कुछ संतोष की प्राप्ति होती है। तो किसी वस्तु के प्रयोग करने से जो हमें संतोष या लाभ की प्राप्ति होती है, उसे ही उपयोगिता कहते हैं। अगला प्रश्न है, उपयोगिता की विशेषता क्या है? उपयोगिता की विशेषता क्या है? आपका उत्तर होगा, उपयोगिता की निम्नलिखित विशेषताएं। उपयोगिता की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1,
उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। दूसरा, उपयोगिता व्यक्ति परक होती है, उपयोगिता व्यक्ति परक होती है। तीसरा, उपयोगिता का विचार सापेक्षिक होता है। चौथा, उपयोगिता का नैतिकता से कोई संबंध नहीं होता है। और पांचवी विशेषता है कि उपयोगिता का अर्थ अनुमानित संतुष्टि है। अगला प्रश्न है, क्या उपयोगिता मापनीय है? मतलब क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है? आपका उत्तर होगा, उपयोगिता के मापनीयता के संबंध में दो विचारधाराएं हैं। उपयोगिता के मापनीयता के संबंध में दो विचारधारा है। पहली विचारधारा के अनुसार उपयोगिता मापनीय है। एक विचारधारा कहती है उपयोगिता मापनीय है, उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। और इस विचारधारा के प्रवर्तक प्रोफेसर मार्शल हैं। मार्शल का कहना है, किसी वस्तु को खरीदते समय हम उस वस्तु का उतना ही कीमत देते हैं, उतना ही रुपया देते हैं जितना कि उससे हमें उपयोगिता मिलती है, लाभ मिलता है। जबकि दूसरी विचारधारा कहती है, नहीं, उपयोगिता को नहीं माप सकते हैं, बल्कि उपयोगिता को हम क्रम दे सकते हैं। तो उपयोगिता के क्रमवाचक विचारधारा के प्रतिपादक समर्थक प्रोफेसर हिक्स और प्रोफेसर एलेन हैं। उन्होंने कहा कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, इसे हम क्रम दे सकते हैं, नाप नहीं सकते हैं। जैसा कि हमने कल के क्लास में कहा था, लेक्चर में कहा था कि व्यक्ति को लाल मोहन भी खाने को दिया जाए, रसगुल्ला भी खाने को दिया जाए, लेकिन ज़्यादा मीठा लाल मोहन है या रसगुल्ला है, यह कहना, इसका पता लगाना मुश्किल काम है। ज़्यादा है कह सकते हैं, कितना ज़्यादा है ये नहीं बता सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता से आप क्या समझते हैं? इसके कितने प्रकार हैं? सीमांत उपयोगिता से आप क्या समझते हैं? इसके कितने प्रकार हैं? आपका उत्तर होगा, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से, मतलब प्रयोग से उपभोक्ता को जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसे ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसे ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। और सीमांत उपयोगिता के तीन प्रकार है, धनात्मक सीमांत उपयोगिता, शून्य सीमांत उपयोगिता और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। अगला प्रश्न है, कुल उपयोगिता क्या है, या कुल उपयोगिता से आप क्या समझते हैं? कुल उपयोगिता क्या है, या कुल उपयोगिता से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, उपभोक्ता के द्वारा उपभोग की जाने वाली, उपभोक्ता के द्वारा उपभोग की जाने वाली सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। मतलब ये कहना चाहता है उत्तर कि एक उपभोक्ता बहुत सारी वस्तु का या वस्तु की बहुत सारी इकाइयों का प्रयोग करता है, तो सभी इकाइयों के प्रयोग करने से जितना उसे लाभ मिलता है उसी को हम कुल उपयोगिता के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, तो सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध स्थापित करें या संबंधों को लिखें। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध लिखें। आपका उत्तर होगा, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में निम्नलिखित संबंध है। नंबर 1 में, प्रारंभ में सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता दोनों बराबर होती है। दूसरा कंडीशन कहता है कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। और तीसरा कंडीशन में, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता भी घटने लगती है। अगला प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, अथवा घटती सीमांत उपयोगिता नियम से आप क्या समझते हैं?
सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, अथवा घटती सीमांत उपयोगिता नियम से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसे आवश्यकता संतुष्टि का नियम भी कहते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसे आवश्यकता संतुष्टि का नियम भी कहते हैं, यह उपभोग से जुड़ा हुआ सत्य और सार्वभौम नियम है, जो हमारे दैनिक जीवन के अनुभवों पर आधारित है। इस नियम का उल्लेख सबसे पहले ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री H.H. गोसेन ने किया था। इसलिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। यह नियम कहता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहता है, या इस नियम का परिभाषा है कि एक व्यक्ति के पास किसी वस्तु की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाती है, एक व्यक्ति के पास किसी वस्तु की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाती है, उस वस्तु के अगली इकाई के प्रति उसकी रुचि क्रमशः कम होती जाती है। अर्थात वस्तु की बढ़ती मात्रा के साथ उपयोगिता कम होने लगती है। जैसा कि हमने रोटी वाला उदाहरण दिया था कि 5 रोटी खाना चाहता है तो पहला रोटी से ज़्यादा लाभ मिलता है, तो और जो सबसे अंतिम से कम मिलता है। अगला प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने की शर्त क्या है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने की शर्त क्या है? आपका उत्तर होगा, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने के कई शर्त हैं। नंबर 1, उपभोग का क्रम लगातार होनी चाहिए। दूसरा, उपभोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयां समान आकार की होनी चाहिए। उसके बाद वस्तु की सभी इकाइयां समरूप होनी चाहिए, अंतर नहीं होनी चाहिए। और उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन में बदलाव, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद को लिखें। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद को लिखें कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के क्या अपवाद हैं। का उत्तर होगा, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के निम्नलिखित अपवाद है। मतलब किन किन परिस्थितियों में कहां कहां सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। तो पहला, मदिरा पान में, मतलब शराब पीने में यह नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि एक शराबी जैसे जैसे शराब का प्याला पीते जाएगा, अगला प्याला के प्रति उसकी रुचि और बढ़ती जाती है। दूसरा, धन संग्रह करने में, रुपया पैसा संग्रह करने में नियम लागू नहीं होता है। आपको जितना अधिक मिलता जाएगा और अधिक पाने की लालसा आपकी बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं। तीसरा, दुर्लभ वस्तु में जैसे मान लो अमेरिका का सिक्का हो, डॉलर हो, एक जापान का मुद्रा हो, जर्मनी का मुद्रा हो, तो आपकी लालसा और बढ़ेगी नहीं। विश्व के सभी देशों का एक एक मुद्रा मेरे पास होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो दुर्लभ वस्तु के संग्रह में यह नियम लागू नहीं होता है। प्रदर्शन में आप लोगों का गुण है, खूब फेंकते हैं लंबा लंबा। आप लोगों का क्या, सभी लोगों का, संसार के मैक्सिमम लोग, जहां उसके पहचान का ना हो तो लंबा लंबा, भले ही वास्तविकता कुछ और हो, फेंकना, लंबी लंबी बातें कहना, बढ़ चढ़कर अपनी औकात को दिखा देना, यह सामान्य सी बात है। तो कहता है कि प्रदर्शन, जहाँ प्रदर्शन की बात हो, जहाँ थोड़ा सा कुछ कर देने, इज्जत मेरा बढ़ जाएगा, तो वहाँ पर यह नियम लागू नहीं होता है। लोग बढ़ चढ़ कर कुछ बोल देते हैं, कह देते हैं। मधुर संगीत सुनने में, कोई किशोर कुमार के संगीत के प्रेमी हैं, कोई लता मंगेशकर का, कोई अनुराधा पौडवाल के, तो कोई हनी सिंह का भी हो सकता है, कोई खेसारी लाल, तो कोई निरहुआ, किसी का भी हो सकता है। तो यदि आपके प्रिय संगीत हो, संगीत के आप प्रेमी हैं, फिल्म के आप प्रेमी हैं, तो दिन भर भी आपको फिल्म दिखाया जाए तो उसके प्रति रुचि घटेगी नहीं, एक और देख लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। आदत की वस्तु, अगर किसी वस्तु की आपकी को आदत लग जाए, लत लग जाए, तो वहां पर यह नियम लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न है, समसीमांत उपयोगिता नियम क्या है?
सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या है अथवा सम सीमांत उपयोगिता नियम से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा सम सीमांत उपयोगिता नियम, जिसे गोसेन का दूसरा नियम, प्रतिस्थापन का नियम, अनुपातिकता का नियम, अधिकतम संतुष्टि के नियम आदि नामों से भी जानते हैं। यह नियम स्पष्ट करता है एक उपभोक्ता अधिकतम संतोष प्राप्त करने के लिए अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से खर्च करता है कि व्यय की गई अंतिम इकाई से भी, माने खर्च किया गया अंतिम रुपया से भी उपयोगिता बराबर मिले जितना पहला से मिला है। तो इसे ही सम सीमांत उपयोगिता नियम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है उदासीनता वक्र क्या है अथवा तटस्थता वक्र क्या है? आपका उत्तर होगा प्रोफेसर मार्शल के द्वारा प्रतिपादित उपयोगिता विश्लेषण की वैकल्पिक विचारधारा के रूप में प्रोफेसर हिक्स और प्रोफेसर एलेन नामक अर्थशास्त्री ने एक नई विचारधारा का निर्माण किया, एक नई विचारधारा का प्रतिपादन किया, जिसे ही उदासीनता वक्र के नाम से जानते हैं। उदासीनता वक्र विश्लेषण उपयोगिता के क्रमवाचक विचारधारा पर आधारित है। यह नियम दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग से संबंधित उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करता है तथा उपभोक्ता का व्यवहार उसकी उदासीनता अनुसूची के द्वारा प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है उदासीनता वक्र विश्लेषण की मान्यता को लिखें। उदासीनता वक्र विश्लेषण की मान्यता को लिखें। आपका उत्तर होगा उदासीनता वक्र विश्लेषण की प्रमुख मान्यता इस प्रकार है। नंबर 1, उपभोक्ता का व्यवहार विवेकपूर्ण होना चाहिए। दूसरा, उपयोगिता का माप क्रमसूचक है। तीसरा, उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है तो दूसरी वस्तु को उसे छोड़ना पड़ता, त्याग करना पड़ता है। और चौथी इसकी विशेषता है, मान्यताएं हैं कि सभी वस्तुएं समरूप और विभाजनीय होती हैं। वस्तुएं समरूप और विभाजनीय मतलब बांटने योग्य होती है। अगला प्रश्न है उदासीनता वक्र की विशेषता को लिखें। प्रश्न है उदासीनता वक्र की विशेषता को लिखें। आपका उत्तर होगा उदासीनता वक्र विश्लेषण की निम्नलिखित मान्यताएं हैं। नंबर 1, उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, मतलब इसकी ढाल ऋणात्मक होती है। दूसरी विशेषता है ऊंची उदासीनता वक्र की रेखा अधिकतम संतुष्टि को दिखाता है और नीची उदासीनता वक्र की रेखा कम संतुष्टि को दिखाता है। तीसरी विशेषता उदासीनता वक्र की रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, कभी नहीं स्पर्श करती है। इसके अलावा उदासीनता वक्र अपने अक्ष को भी स्पर्श नहीं करती है। चौथी विशेषता है उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है। पांचवी विशेषता है उदासीनता वक्र का समानांतर होना आवश्यक नहीं है। और छठी विशेषता है उदासीनता वक्र गोलाकार भी हो सकता है। अगला प्रश्न है सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है? सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है? आपका उत्तर होगा एक उपभोक्ता विभिन्न प्रयोगों में एक समान संतुष्टि के स्तर को बनाए रखने के लिए एक उपभोक्ता बहुत सारे वस्तु का प्रयोग करता है, तो संतुष्टि का समान स्तर बनाए रखने के लिए जब वस्तु के उत्तरोत्तर मतलब वस्तु की ज्यादा प्रयोग करता है तो एक वस्तु की मात्रा को जब बढ़ाएगा तो दूसरे वस्तु को त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो किसी एक वस्तु के अतिरिक्त एक वस्तु के और अधिक मात्रा को प्राप्त करने के लिए एक उपभोक्ता दूसरी वस्तु की जितनी मात्रा छोड़ता है। मतलब आप मान लो कि आपके सामने लाल मोहन भी रखा हुआ है, रसगुल्ला भी रखा हुआ है, तो भाई कुछ भी खाओगे तो पेट में जाएगा, तो पेट भरेगा। तो आपने रसगुल्ला खाया
तो जितना रसगुल्ला खाया उतना आपको लाल मोहन छोड़ना पड़ेगा। तो एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करता है, मतलब तो दूसरी वस्तु की कुछ न कुछ मात्रा उसे छोड़नी पड़ती है। तो जितना मात्रा छोड़ता है उसे ही सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। और चैप्टर नंबर 3 का जो अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, कीमत रेखा या बजट रेखा से आप क्या समझते हैं? कीमत रेखा या बजट रेखा से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा बजट रेखा या कीमत रेखा वह रेखा है, बजट रेखा या कीमत रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं के ऐसे सभी संयोग को प्रदर्शित करती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी दी हुई आय और वस्तु के कीमत के साथ खरीद सकता है। मतलब एक उपभोक्ता अपने दी हुई आय और वस्तु के कीमत के साथ क्रय करने की जो क्षमता होती है उसे ही हम बजट रेखा या कीमत रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये रहा अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 3 के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का उत्तर। अगले वीडियो में हम लोग पुनः 4 पाठ के अर्थशास्त्र के 4 पाठ का व्याख्यान पढ़ेंगे। उसके बाद पुनः व्याख्यान के बाद चैप्टर नंबर 4 के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।